अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अनार के बाग से अच्छी आय लेने हेतु किए जाने वाले आवश्यक कार्य। अच्छी बढ़वार हेतु पान बरीजों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। अनार की खेती हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई करते हैं। तो जिन किसानों ने अनार के बाग लगा रखे हैं, वो इन बागों से अधिक उत्पादन लेने के लिए आवश्यक कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं प्रगतिशील किसान भूपेंद्र सिंह। मैंने 10 बीघा पक्की जमीन में 1800 पेड़ों से अनार का बगीचा लगा रखा है। इसकी दूरी मैंने 3 मीटर बाई 4 मीटर की ली हुई है। इस वक्त मेरे पेड़ शुष्क अवस्था में है, जिसे डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। इसमें पेड़ को सुला दिया जाता है। अनार के बाग से अधिक उत्पादन लेने के लिए इनमें खाद एवं उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि समय पर बाग में खाद एवं उर्वरक नहीं दिया गया तो पौधों की बढ़वार तो कम होगी ही, साथ ही उत्पादन भी कम मिलेगा। इसके उपरांत इनके अंदर ड्रिप के नीचे खड्डे खोद के 1 बाई 1 मीटर फुट का, उसके अंदर अपने को गोबर का खाद, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद और माइक्रो फूड डालना पड़ता है। किसान भाइयों, अनार के बाग से अधिक उत्पादन लेने के लिए समय समय पर कटाई छंटाई का कार्य भी करना जरूरी होता है। इस कार्य में अवांछित घनी एवं रोगग्रस्त टहनियों को काट कर अलग कर देना चाहिए। उसके बाद में जनवरी के अंदर इसकी कटिंग करवा के पतझड़ करके फिर इसको पानी दिया जाता है। उसके बाद में इसके ऊपर कुछ स्प्रेज होते हैं। जैसे पहले अपना होगा, जैसे ही कटिंग करेंगे उसके बाद में अपने को इसके ऊपर इसका कली का और नीले तोते का स्प्रे मारना है। उसके बाद में कुछ फंजीसाइड का स्प्रे मारना पड़ेगा, कुछ इंसेक्टिसाइड का मारना पड़ेगा। इस तरीके से करके खेती को प्रारंभ किया जाता है। अनार के बाग में सिंचाई का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो किसान भाइयों, आप अपनी भूमि एवं उपलब्ध पानी के अनुसार अनार के बाग में सिंचाई करें। उसके बाद में जब फूलों की सेटिंग होती है उस समय अपन इसमें पानी की बहुत कम जरूरत होने के कारण बहुत थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। जब फूल पूरा सेट हो जाता है, गुठली बन जाती है, उसके बाद पानी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इस तरीके से करके और ये खेती की जाती है। ये बहुत अच्छी खेती है। इसमें एक पेड़ पे तकरीबन 15 से 20 किलो फल आ जाता है 4 साल के पेड़ पे। अनार के बाग में दीमक का भी प्रकोप होता है, जिस कारण से अनार के पौधे सूख जाते हैं, तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अनार के बाग में इस कीट का नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। इसमें एक अत्यंत ध्यान देने वाली बात यह है किसान भाइयों के, अनार को पानी की बहुत कम जरूरत होती है। अगर अपन पानी इसकी जड़ के पास में देंगे तो इसमें फंगस ज्यादा डेवलप होगा। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जितना पेड़ का घिराव है उतनी दूरी पे ड्रिप को रखें आप, और उस जगह पे ही खाद वगैरह का इस्तेमाल करें। जैसा कि भी आप देखेंगे, इस तरह से आप इतनी दूरी पे पेड़ से खड्डा बनाएं, उसके अंदर फिर आप गोबर का खाद, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद वगैरह ये सब डालें। जहाँ तक पेड़ का घिराव है उतनी दूरी पे पानी लगना चाहिए, क्योंकि जड़ें हैं वो अपने आप पानी के पास पहुँच जाती हैं वहाँ पे। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता है पेड़ को। इसमें किसान भाइयों, अपने यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये रुत लेना उचित नहीं रहता। तो आप इसका तकरीबन नवंबर एंड में पानी बंद कर दीजिए।
फिर उसके बाद में इसको आप जनवरी तक बिल्कुल पानी मत दीजिए पेड़ को, इसको कोई दिक्कत नहीं है पेड़ को पानी से। उसके बाद में जब जनवरी में आपकी कटिंग वगैरह हो जाएगी, इसकी पूरी पतझड़ हो जाएगा, उसके बाद में आपको इसको पानी देना है। इसमें रही प्रक्रिया पहले पानी देने की, तो जब अपन पूरी खाद वगैरह लगा के पत्ते वत्ते झाड़ के कटिंग करके पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में आपको तकरीबन 4-5 घंटे का एक पानी देना है पेड़ को। फिर उसके बाद में आप इंतज़ार कीजिए, पत्ता आपका फुटान पे आ जाएगा, अच्छी फुटान आ रही है, सब अच्छा आ रहा है, तो आपको 15-15, 20-20 मिनट का पानी देके ही चालू करना है। और वो पानी भी आप आवश्यकता अनुसार, जैसा अपने मौसम है उस हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से पेड़ को दे, पर बहुत कम पानी दें। और जिन भाइयों ने ड्रिप सिस्टम नहीं लगा रखे हैं, वो भी छोटे ठावले बना के पेड़ से दूर, पेड़ के पास में ऊंचास रखें। पेड़ की जहाँ पे छाया जा रही है, पेड़ का जितना घेराव है, उतनी दूरी पे ही पानी का इस्तेमाल करें और कम से कम पानी दें। तो किसान भाइयों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अनार की खेती करेंगे तो आपको अधिक उत्पादन प्राप्त होगा और अधिक मुनाफा भी होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और भी इस कार्यक्रम में, बने रहिए हमारे साथ। अच्छी बढ़वार है तो पान बरेजों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में मौसम में बदलाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो किसान बरेजों में पान की खेती कर रहे हैं, उनमें कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, क्योंकि मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन नहीं करने पर पान के पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे पान उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप पान बरेजों प्रबंधन कैसे करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी.के. झा। हमारे प्रदेश के पान उत्पादक किसान बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से वातावरण में लगातार टेम्परेचर में गिरावट आ रही है। ठंडा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। पान की फसल जाड़े के मौसम में घटते तापक्रम के प्रति अति संवेदनशील होती है। जब वातावरण का तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो पान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पान की पत्तियां शीर्ष भाग की ओर से मुरझाने लगती हैं और तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर पौधे सूखने लगते हैं। तो पान की फसल को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन कौन से प्रबंधन करना है, आइए जानते हैं। और मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से पान फसल को बचाने के लिए कई सावधानी की आवश्यकता है। सबसे आवश्यक है कि बरेजा में का टेम्परेचर नहीं घटे, इसके लिए बरेजा को छत को और दीवार को पूरी तरह से कवर कर दें, ताकि अंदर का तापक्रम ज़्यादा कम नहीं हो। और नियमित रूप से कम माह में 2 बार सिंचाई जरूरी है। यदि हम सिंचाई करते रहते हैं तो पान फसल में पत्तियों में पानी की मात्रा कम नहीं होती है, जिससे तापक्रम का असर पत्ती पर नहीं पड़ता है। पान फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। पान की अच्छी पैदावार के लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसकी पूर्ति के लिए फसल में जैविक खाद जैसे नीम या सरसों की खली का प्रयोग करना अति उत्तम होता है। यदि जैविक खाद उपलब्धता कम हो तो रासायनिक उर्वरकों का समय समय पर प्रयोग कर सकते हैं। इन उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर संतुलित मात्रा इस प्रकार है। इन उर्वरकों को जड़ के पास मिट्टी में मिला देना चाहिए, ताकि ये सीधे लत्तर से संपर्क में न आए, क्योंकि लत्तर के संपर्क में आने पर पौधा सूखने लगता है। और इस समय खास करके जब पाला का समय आता है तो पाला से बर्फ जब बनता है तो बर्फ से भी फसल को डैमेज होता है और वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया बर्फ बनने की प्रक्रिया में उत्प्रेरणा का काम करता है। पान की फसल में इस समय जीवाणु जनित रोग फैलने की संभावना रहती है, जिसमें पर्ण दाग रोग प्रमुख है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों पर काले रंग के पनीले धब्बे पड़ने लगते हैं, जो चारों ओर से पीले रंग से घिरे रहते हैं।
ये धब्बे आपस में मिलकर एक बड़े धब्बे बनाते हैं। रोग से ग्रसित पत्तियां जमीन पर गिरकर बेल के तने को भी संक्रमित कर देती हैं, जिससे बेल सूखने लगती है। तो फसल में इनकी रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। इसीलिए इस समय यदि हम पान फसल पर एक छिड़काव ब्लाइटॉक्स 50 का करते हैं और ब्लाइटॉक्स 50 में यदि एक एंटीबायोटिक स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर यदि छिड़काव करते हैं तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पीड़न नहीं हो पाता है, इससे पाला बढ़ बनने की प्रक्रिया भी नहीं होती है। और इस प्रकार हम पान फसल को हम वातावरण खास करके प्रतिकूल टेम्परेचर गिरते हुए तापक्रम और पाला के डैमेज से हम फसल को बचा सकते हैं। घटती जोत के कारण देश में पशुओं के लिए मात्र 4% कृषि भूमि पर हरे चारे का उत्पादन किया जाता है, जबकि वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार कुल भूमि में से 8% जमीन पर हरे चारे की पैदावार होनी चाहिए। ऐसे में देश में हरे चारे की किल्लत को दूर करने के लिए नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक ने एक म्यूजियम तैयार किया है। इस म्यूजियम में संग्रहित चारे में से यदि आप बटरफ्लाई चारे को उगाते हैं तो हरे चारे की किल्लत को दूर कर सकते हैं। तो इसकी खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर BS मीणा। हमारे पास अभी देखा जाए तो करीब 40% हरे चारे की कमी है, यानी कि हमारी मांग ज़्यादा है और हम चारा दे नहीं पा रहे, जिससे हुआ क्या कि हमारे पशुओं की दूध उत्पादन करने की क्षमता कम है, यानी कि हम पशुओं से उतना दूध नहीं ले पा रहे जितना कि पशु देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें चारे की सप्लाई भरपेट नहीं कर पा रहे, या भरपेट दे भी रहे हैं तो पोषक तत्वों वाला चारा नहीं दे पा रहे। आपने देखा होगा कि हम ज्वार, बाजरा, मक्का, नेपियर, गिन्नी घास खिला रहे हैं, लेकिन दूध कब बढ़ता है? जब हम प्रोटीन वाला चारा देंगे, जैसे बरसीम देंगे, रिजका देंगे, या क्लटेरिया देंगे, या लोबिया देंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा ही एक चारा है जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई मटर, यानी कि तितली मटर बोलते हैं। इसका कुछ लोग अपराजिता भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको क्लटेरिया बोलते हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा चारा है जिसको कि आप अनुपजाऊ ज़मीन पे लगा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि जो भी आपकी ज़मीन है, चाहे उसमें pH 5 हो, 6 हो, 7 हो, उस पे भी लगा सकते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा ठहरता है वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है पौधा ये, और जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है, यानी कि अधिक सर्दी को, अधिक बारिश को और अधिक सूखे को भी सहन करने की क्षमता इस पौधे में है। जहाँ वन चरागाह ज़मीन है वहाँ भी अन्य घासों के साथ इस फसल को लगाया जा सकता है। इन किस्मों का चारा उगाने से पशुओं को भी हर मौसम में हर चारा उपलब्ध हो सकेगा, जिससे देश के दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। NDRI के वैज्ञानिक डॉक्टर BS मीणा ने देश भर से हरे चारे की बहुवर्षीय विभिन्न वैरायटियों को खोजकर इनका बीज तैयार करने का काम किया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको जो सिंचित क्षेत्र है या किसान भाई जहाँ जमीन तैयार है वहाँ कैसे लगाएं। इसका लगाने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले जो हमें आवश्यक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता हूँ। इसको लगाने के लिए हमें 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद खेत में मिलानी है। उसके बाद जो खड़ी फसल में हम इसमें 25 किलो नाइट्रोजन, 150 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटास डाल देते हैं, जिससे कि अच्छी बढ़वार हो सके। और लगाने का तरीका ये है, जब किसान भाई के पास पानी की सुविधा है तो फरवरी मार्च में लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। जहाँ पर कि पानी की सुविधा नहीं है, ऐसी जगह पर हम जून के लास्ट में या बारिश जब हो जाती है, कहने का तात्पर्य ये है जब हवा में नमी मौजूद रहे तब हम इसको खेत में लगा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद इसको करीब बारिश के मौसम में पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि सूखा पड़ रहा है तो करीब 25 दिन के अंतराल पर इसमें पानी देते रहना चाहिए। डॉक्टर BS मीणा ने घास कीटों की जानकारी देते हुए बताया, भारतवर्ष में लगभग सभी प्रांतों में इसकी पैदावार होती है और जैसे ही लगाते हैं, लगाने के करीब 45 दिन बाद इसमें कटाई लायक चारा पैदा हो जाता है। ये एक तरह से बेल वाला पौधा है। जैसे लोबिया की बेल बनती है, ऐसे ही इसकी लोबिया की तरह ही बेल चढ़ती है, यानी कि हमारी जो तितली मटर है इसकी भी बेल तर चलती है। जिन किसान भाइयों के यहाँ पशुओं का बाड़ा है चारों तरफ, जहाँ पेड़ लगा रखे हैं या
किसी और तरह से बाउंड्री कर रखी है, वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है और इससे आसानी से हरा चारा ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज़मीन किसान अपने खेत के लिए यूज करता है वहाँ लगा लो, या जहाँ पर गाय भैंस को बांध रहे हैं, जहाँ बाड़ा बना हुआ है, उसके चारों तरफ इसको लगाया जा सकता है। सबसे खास बात इसकी ये है कि जो हरा चारा है उसमें 20 से 24% तक प्रोटीन प्राप्त होता है। और किसान भाइयों, प्रोटीन ही वो चीज़ है जिससे कि पशुओं में दूध उत्पादन बढ़ता है। पशु को चाहिए 20 किलोग्राम हरा चारा। वैज्ञानिकों के अनुसार 10 केजी दूध देने वाले एक पशु को प्रतिदिन 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा, 5 से 6 किलोग्राम सूखा चारा यानी भूसा और 4 से 5 किलोग्राम तक दाने की जरूरत होती है। हरे चारे की कमी का सीधा प्रभाव दूध उत्पादन पर पड़ता है। दूध के साथ साथ दूसरा फायदा ये है, जो पशु साल भर में गर्मी में नहीं आते हैं, या कहते हैं किसान भाई जैसे डॉक्टर चेक कराओ कि इसकी बच्चेदानी कमज़ोर है, तो ये चारा प्रोटीन वाला खिलाने से बच्चेदानी मजबूत होगी और पशु साल भर में गर्मी में आ जाएगा। और गर्मी में आने के कारण क्या होगा कि वो कंसीव भी करेगा। यानी कि हमारा जो सपना है 1 साल में 1 बच्चा पैदा करे गाय भैंस, उस सपने को हम जब भी साकार कर पाएंगे जब हम हमारे पशुओं को सूखे चारे के साथ हरा चारा खिलाएं। और ये हरा चारा वो होना चाहिए जो कि 2 दाल वाला हो, जैसे बरसीम है, लोबिया है, या हमारी बटरफ्लाई मटर है, या तितली मटर है, या इसका दूसरा नाम अंग्रेजी में बोलते हैं हम क्लैटोरिया टर्नेटा। इससे पूरे साल भर चारा आप ले सकते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जब आपको आवश्यकता हो काट सकते हैं। हाँ, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है थोड़ी इसकी बढ़वा रुक जाती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब इसकी बढ़वार रुक जाती है। लेकिन पानी की सुविधा हो गर्मी में तो बढ़वार चलती रहेगी। और सर्दी के मौसम में जब सर्दी का टेम्परेचर 3-4 आ जाता है तो बढ़वार रुक जाती है, लेकिन जैसे ही मौसम गर्म होगा इसकी बढ़वार फिर चालू हो जाएगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम रिपोर्ट के आधार पर साप्ताहिक कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आसमान में हल्के बादल छाए रहने से सरसों की फसल में लाही कीड़ों का आक्रमण हो सकता है। इसके बचाव के लिए मेटासिस्टाक दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रसायनों का प्रयोग आसमान साफ होने अथवा संभावित वर्षा की स्थिति को देखते हुए करें। अरहर की फसल में जिसमें 50% फूल आ गया हो, उसमें फलीछेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसके बचाव के लिए प्रोफेनोफास 50 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज का पौध जो कि 40 से 50 दिन का हो गया हो, तैयार क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए रुपाई का कार्य करें। पौधे की रुपाई अधिक गहराई में नहीं करें। सरसों की फसल में इस समय सफेद रतुआ रोग आने की संभावना है, अतः रोग दिखाई देने पर क्लोरथालोनिल दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मटर की फसल में चूड़िल फफूंदी रोग की निगरानी करें तथा पौधों पर यह रोग दिखाई देने पर सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुआई के 30 से 35 दिन बाद सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर एवं मैट सल्फ्यूरान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर दवा 500 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में छिड़काव करें।
ध्यान रहे कि छिड़काव के वक्त खेत में पर्याप्त नमी हो। जो किसान भाई गर्मा धान की खेती करना चाहते हैं वे बिचड़ा उगाने के लिए बीज स्थली की तैयारी करें। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनके रहने की जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें तथा दरवाजों एवं खिड़कियों पर जूट के बोरे अथवा पर्दे डाल दें। साथ ही साथ धूप निकलने के बाद ही पशुओं को बाहर निकालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन सेवा संपर्क के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पलामू के कृषक प्रदीप मेहता ने। यह आलू की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप मेहता जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अगाध झुलसा तो हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है, परंतु पिछाड़ झुलसा जो होता है यदि यह आपके खेत में लग जाता है तो 3 से 4 दिनों के अंदर में पूरी की पूरी खेत आपका चौपट हो जाता है और उससे प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें आप लोगों को जो है पहले से सचेत रहने की ज़रूरत है। और पिछाड़ झुलसा बीमारी जैसा कि आप जानते हैं कि पत्तियां जो झुलसना शुरू हो जाती हैं और सुबह के वक्त में अगर आप देखें तो पत्तियों के नीचे सतह पर अगर उठा कर देखें तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद मटमैले रंग के आटा जैसा जो है पाउडर का जो है फूद दिखाई देता है। तो यह बीमारी के प्रमुख लक्षण है कि पत्तियां झुलसना शुरू हो जाती हैं और 2 ही 4 दिन के अंदर में पूरी की पूरी पत्ती जो है झुलस कर सूख जाती है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसान भाइयों अभी से डायथेनियम 45 या डायथेन जेड 78 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप एक प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्राथमिक उपचार के रूप में आप छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपके खेत में इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है तो आप जो है इसे जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर जो है इसे दोबारा जो है 2-3 छिड़काव यदि आप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में झुलसा नामक बीमारी की आने की जो प्रबल संभावना बन रही है उससे आप बच सकते हैं और प्रति हेक्टेयर जो है आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से मटर की खेती, एक सफल कृषक की कहानी। दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के कारण, लक्षण और निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।